वीरभूमि राजस्थान के सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार शर्मा, फैकल्टी ज्योग्राफी, अधिगम क्लासेज जयपुर। अधिगम की इस ऑनलाइन पाठशाला के अंदर मित्रों, मैं तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। कल हमारी पिछली क्लास थी और उस पिछली क्लास के अंदर हमने अधिगम की नई सीरीज राजस्थान के भूगोल के बारे में बात की थी और उस राजस्थान के भूगोल में हम राजस्थान का सामान्य परिचय पढ़ रहे थे। मैंने आपको राजस्थान की अक्षांश एवं देशांतरीय विस्तार से शुरुआत की थी। सबसे पहले मैंने पिछली क्लास के अंदर दोस्तों अक्षांशों का निर्माण, अक्षांशों का उपयोग और इसके साथ साथ अक्षांशों के बीच की जो दूरी है उसका जो महत्व है उसके बारे में कल मैंने आपको बताया था। आगे हम इसमें चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले कल मैंने जो आपको बताया था उसका हल्का सा दोहरान बता देता हूं। एक तो अक्षांश और देशांतरों का जनक, तो अक्षांश और देशांतरों का जनक किसको कहा जाता है? हेरोडोटस। अक्षांशों का निर्माण, तो अक्षांश बनेगा पृथ्वी के किसी केंद्र से पृथ्वी की सतह पर बनाई गई कोणात्मक दूरी, वो कहलाती है अक्षांश। मैंने आपको बताया कुल अक्षांश और कुल अक्षांश रेखाएं, कुल अक्षांश थे 181, कुल अक्षांश रेखाएं बनी 179। चूंकि 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ ग्लोब पर केवल बिंदु मात्र होते हैं, इसलिए कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होगी, 179 होगी। मैंने कल आपको अक्षांशों का उपयोग बताया कि अक्षांशों का क्या उपयोग होता है। तो अक्षांश स्थिति निर्धारण में या फिर जलवायु निर्धारण के लिए उपयोगी होते हैं। मैं आपको कल जलवायु निर्धारण के रूप में अक्षांशों का इंपॉर्टेंस बता रहा था और मैंने कल आपको बताया था कि ग्लोब के ऊपर 3 प्रकार के कटिबंध होते हैं। चूंकि 2 अक्षांशों के बीच की जो भाग है वो जोन या कटिबंध कहलाता है, जबकि उनके बीच की औसत दूरी 111.13 किलोमीटर होती है, जो लगभग 111 किलोमीटर मानी जाती है। तीनों कटिबंधों के बारे में हम पढ़ेंगे, इनका निर्धारण कैसे हुआ है, कैसे ये बनाए गए हैं तीनों कटिबंध, और इन तीनों कटिबंधों के बारे में मैं आपको बताऊं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, कल मैं आपको ये स्ट्रक्चर इसके अंदर बता रहा था, ये बिल्कुल बीचों बीच का अक्षांश है और इस बीचों बीच के अक्षांश को हम कहते हैं 0 डिग्री। और 0 डिग्री जैसा कि आपको पता है कि 0 डिग्री कौन सी रेखा है? भूमध्य या विषुवत रेखा। अब सपोज करो कैसे जलवायु कटिबंधों का निर्धारण किया जाएगा। तो जलवायु कटिबंधों का जब निर्धारण करते हैं तो मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, सन, और जब सूर्य इस कंडीशन में है और जैसे जैसे 0 डिग्री से ऊपर की ओर ऊंचाई बढ़ती जा रही है और जैसे जैसे 0 डिग्री से नीचे की ओर हम चलते चलेंगे, तो आपको पता है मित्रों, ऊंचाई के साथ साथ सूर्य की किरणें क्या होती जाएगी? तिरछी होती जाएगी। जैसे ये वाला जो आपका अक्षांश है, इस अक्षांश को हम कहेंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। कितने डिग्री उत्तरी अक्षांश बनेगा? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ये वाला जो अक्षांश है, ये वाला अक्षांश भी हमारा कितना बनेगा? 23.5 डिग्री अक्षांश, लेकिन हम इसको कहेंगे 23.5 डिग्री
दक्षिणी अक्षांश। ये भी हमारा हो जाएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ और ये हो जाएगा हमारा 23.5 डिग्री साउथ। फिर कल हमने देखा था कि ग्लोब के ऊपर एक और अक्षांश रेखा, और उस अक्षांश रेखा का नाम था 66.5 डिग्री। कितने डिग्री अक्षांश थी वो? 66.5 डिग्री अक्षांश। मित्रों कल मैंने आपको बताया था 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है वो रेखा कौन सी रेखा कहलाती है? उस रेखा को हम कहते हैं आर्कटिक रेखा, चूंकि वो रेखा आर्कटिक महासागर से होकर के गुजरती है। और लास्ट ऊपर जो हमारा विस्तार है वो 90 डिग्री नॉर्थ, यानी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी तरीके से ग्लोब पर नीचे की तरफ ये वाला जो अक्षांश है 66.5 डिग्री, दोनों तरफ 66.5 डिग्री होगा। लेकिन देखो ये वाला नॉर्थ और ये वाला साउथ, नॉर्थ को हम कहते हैं आर्कटिक और साउथ को हम कहेंगे अंटार्कटिक रेखा। तो 0 डिग्री वाली कौन सी हो जाएगी? भूमध्य। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन सी हो जाएगी? कर्क रेखा। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कौन सी हो जाएगी? आर्कटिक रेखा। और लास्ट उत्तरी अक्षांश का विस्तार कितने डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कौन सी हो जाएगी? मकर रेखा। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कौन सी हो जाएगी? अंटार्कटिक रेखा। और लास्ट विस्तार ग्लोब का हो जाएगा 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। मित्रों ये सूर्य की कंडीशन है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जैसे जैसे हम 0 डिग्री से ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाएगा। और एक कंडीशन हमारी ये हो जाएगी इसके अंदर कि ये वाला जो भाग है यहां से मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये 90 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा, और यहां से मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये 90 डिग्री साउथ हो जाएगा। इसका मतलब सबसे सीधी जो किरणें हैं, सबसे सीधी किरणें हमारी किस अक्षांश के ऊपर पड़ेगी? 0 डिग्री के ऊपर। और उसके बाद सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाएगा। इसीलिए 0 डिग्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ हमेशा तापमान क्या रहता है? ज्यादा। इस कंडीशन के अंदर टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होता है, वर्षा भी यहां ज्यादा होती है, और इसीलिए इस क्षेत्र की जो वनस्पति है वो एवरग्रीन वेजिटेशन होती है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति का क्षेत्र है ये। इस क्षेत्र को हम उस कटिबंध के अंदर रखेंगे जिसको कहा जाता है उष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध कहा जाएगा इसको? उष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध का विस्तार 0 से 23.5 उत्तर और 0 से 23.5 दक्षिणी अक्षांश के अंदर बनेगा। 23.5 से 66.5 ऊंचाई के साथ साथ सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ेगा, और जब तिरछेपन की बात करें तो 23.5 के नजदीक तो ये तापमान ज्यादा रहेगा, 66.5 के पास तापमान कम रहेगा। इसलिए इस कटिबंध को कहा जाएगा उपोष्ण। कौन सा कटिबंध कहा जाएगा मित्रों? उपोष्ण। इसको आप उपोष्ण भी कह सकते हो और इसको आप कौन सा कटिबंध भी कह सकते हो? शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा कटिबंध भी कह सकते हो? शीतोष्ण कटिबंध। दोनों तरफ ये कॉमन होगा, 23.5 से 66.5 दक्षिण में भी और 23.5 से 66.5 उत्तर के अंदर। इस कटिबंध को कहेंगे हम उपोष्ण या शीतोष्ण। देखो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण। उष्ण 23.5 के पास और शीत 66.5 के पास। फिर जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे तो हमारी सूर्य किरणों का तिरछापन बढ़ता जाएगा। और मैंने आपको मित्रों पिछली क्लास में बता दिया था कि सूर्य की किरणों का लास्ट आपतन कोण अर्थात सर्वाधिक तिरछी किरणें कितने डिग्री तक होती है? 90 डिग्री तक होती है। इसीलिए अक्षांशों का अंतिम निर्धारण 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ के अंदर किया जाता है। और यहां सूर्य की किरणों का प्रभाव कम होने के कारण
इस कटिबंध को हम कौन सा कटिबंध कहेंगे? शीत कटिबंध इसको हमें कहेंगे। यहां ध्रुवों पर सदैव बर्फ जमा रहती है, दोनों तरफ इस कटिबंध की कंडीशन सेम होगी। 66.5 से 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश शीत कटिबंध और 66.5 से 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश शीत कटिबंध। और इस तरीके से ग्लोब के ऊपर कटिबंधों की संख्या कितनी हो गई है? 3। मित्रों, पहला कटिबंध हो जाएगा उष्ण, दूसरा कटिबंध हो जाएगा उपोष्ण और तीसरा कटिबंध हो जाएगा शीत। और इस तरीके से इन 3 कटिबंधों पर वर्ल्ड की क्लाइमेट निर्धारित की जाती है। मैं आपको राजस्थान की जलवायु बताऊंगा और राजस्थान की जलवायु कैसे निर्धारित की गई है इन कटिबंधों के आधार पर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि फिर अपन आगे चलेंगे और आगे इसके अंदर बातें करेंगे। तीनों कटिबंधों की जानकारी मैंने आपको इसके अंदर ही बता दी है। अब आगे हम राजस्थान के अंदर इसी को अप्लाइड करेंगे, इसको अप्लाई करेंगे और देखेंगे राजस्थान में कैसे जलवायु के अंदर परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम इसके अंदर। आगे बात करेंगे राजस्थान की जलवायु का निर्धारण अक्षांशों के अनुसार किस तरह किया गया है। तो मैं आपको बता दूं मित्रों, हमारी पृथ्वी की 2 गतियां हैं। हमारी पृथ्वी की कितनी गतियां हैं मित्रों? 2। और इन गतियों में एक गति का नाम है परिभ्रमण, एक गति है परिभ्रमण। परिभ्रमण को कहते हैं रोटेशन, परिभ्रमण को क्या कहते हैं? रोटेशन। और दूसरी जो गति है हमारी उसको कहते हैं परिक्रमण। क्या कहते हैं उसको? परिक्रमण, रिवोल्यूशन। उस गति को कहते हैं हम रिवोल्यूशन। और मित्रों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पृथ्वी पर जलवायु का जो निर्धारण है या ग्लोब के ऊपर जलवायु का जो निर्धारण है वो पृथ्वी की परिक्रमण गति से होता है। कौन सी गति से होता है? परिक्रमण गति से होता है। और जब परिक्रमण का मतलब है और परिभ्रमण का मतलब है, जैसे सपोज करिए कि ये हमारी पृथ्वी है और इस अक्ष के ऊपर टिकी हुई है और इस अक्ष के ऊपर ये घूम रही है इस तरीके से, तो इसको हम कहेंगे परिभ्रमण। और सपोज करिए ये अक्ष है और इस अक्ष में हमारी पृथ्वी अपने अक्ष के चारों ओर एक निश्चित कक्षा के अंदर चक्कर काट रही है या सूर्य के चक्कर लगा रही है, तो इस गति को मित्रों हम कहेंगे परिक्रमण गति। कौन सी गति कहेंगे? परिक्रमण। और इसी गति का परिणाम होता है जलवायु का निर्धारण। देखो जलवायु का निर्धारण हम कैसे करेंगे इसके अंदर। और जब आप जलवायु का निर्धारण करोगे तो जलवायु का निर्धारण इस तरीके से किया जाएगा। ये जलवायु हमारी इस तरीके से निर्धारित होगी। ये पृथ्वी का केंद्र और इस पृथ्वी के केंद्र से बिल्कुल बीचों बीच ये जो रेखा है, इस रेखा को हम कहेंगे 0 डिग्री। और 0 डिग्री रेखा कहलाती है भूमध्य या विषुवत। इसके ऊपर ये वाली जो रेखा है, ये रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इस तरफ भी आप इसको क्या कहोगे? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ये वाली जो रेखा है, इस रेखा को हम कहेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। कौन सी रेखा कहेंगे इसको? 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और मैं आपको पृथ्वी की परिक्रमण गति का प्रभाव बता रहा हूं। और जब पृथ्वी के परिक्रमण गति के प्रभाव को देखें तो एक वर्ष में हमारी पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष दोनों गोलार्धों में, ध्यान रहे, सूर्य के सापेक्ष दोनों गोलार्धों में 2 स्थितियों का निर्धारण करती है। और उन 2 स्थितियों के निर्धारण का जो समय होता है उस समय को कहा जाता है, पहला समय होगा इसमें 21 जून। कौन सा होगा? 21 जून। और दूसरा जो समय होगा
उस दूसरे समय का है 22 दिसंबर। कितना होगा? 22 दिसंबर। तो 21 जून को हमारी पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष, जैसे सपोज करिए कि ये सूर्य है, यहां पर ये जो कंडीशन देख रहे हो आप, ये कंडीशन किसकी है? सूर्य की। तो जब सूर्य की कंडीशन कर्क रेखा पर है, 23.5 डिग्री पर है, और वो कितनी तारीख को है? 21 जून को है। और दूसरी जो कंडीशन है सूर्य की, वो दूसरी कंडीशन है यहां दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, कौन सी रेखा पर? मकर रेखा पर। कितनी तारीख को है? 22 दिसंबर को। इस रेखा को हम कौन सी रेखा कहते हैं? कर्क रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं इसको? कर्क रेखा। और इस रेखा को हम कौन सी रेखा कहते हैं? मकर रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? मकर रेखा। और अब हम हमारी जलवायु का निर्धारण कर रहे हैं, तो जलवायु का निर्धारण इसके अंदर कैसे होगा? इस समय अर्थात कितनी तारीख को? 21 जून को। 21 जून को पृथ्वी किसके सापेक्ष है? कर्क रेखा के। और कर्क रेखा के ऊपर सापेक्ष है तो कौन से गोलार्ध के अंदर है? उत्तरी गोलार्ध। कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध। और दूसरा जो हमारा गोलार्ध है, वो दूसरा गोलार्ध है हमारा दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध है? दक्षिणी गोलार्ध। सबसे पहले हम 21 जून की बात करेंगे, और जब 21 जून की बात करेंगे तो सूर्य के सापेक्ष हमारी पृथ्वी कर्क रेखा पर है, अर्थात सूर्य का प्रकाश सीधा कौन सी रेखा पर पड़ रहा है? कर्क रेखा पर पड़ रहा है। और जब सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर उत्तरी गोलार्ध में होता है तो इस स्थिति को कहा जाता है कर्क संक्रांति। क्या कहा जाता है मित्रों? इसको कर्क संक्रांति। इसको कर्क संक्रांति कहा जाता है। और जब सूर्य का प्रकाश मकर रेखा के ऊपर होता है, कौन से गोलार्ध के अंदर? दक्षिणी गोलार्ध के अंदर, तो इस कंडीशन को कहा जाता है मकर संक्रांति। क्या कहा जाता है इसको? मकर संक्रांति। तो इसको मकर संक्रांति कहा जाता है। अब सबसे पहले हम स्थिति देखेंगे कर्क संक्रांति। कर्क संक्रांति विश्व के अंदर उत्तरी गोलार्ध में कितनी तारीख को होगी? 21 जून को होगी। और आप देख रहे हो कि 21 जून को सूर्य कौन सी रेखा पर है? कर्क रेखा पर है। और जब मित्रों ये कर्क रेखा पर होगा तो बताओ कर्क रेखा पर तापमान कम होगा या ज्यादा होगा? तो कर्क रेखा पर तापमान की स्थिति क्या रहेगी? ज्यादा। कर्क रेखा पर तापमान क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। इसका मतलब हो गया कि 21 जून को तापमान क्या होता है? अधिक। कर्क रेखा पर तापमान क्या होता है? अधिक होता है। अर्थात कौन से गोलार्ध में तापमान ज्यादा होगा? उत्तरी गोलार्ध में। और जब किसी स्थान का तापमान अधिक होगा तो वहां बताओ दिन की अवधि, तो दिन की अवधि क्या होगी? कम या ज्यादा? तो दिन की अवधि क्या होगी? लंबी। दिन की अवधि क्या हो जाएगी? लंबी। और इस तरीके से उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को तापमान अधिक होने के कारण दिन की अवधि क्या रहेगी? लंबी। और जब दिन की अवधि लंबी होगी तो रात की जो अवधि है, रात की अवधि क्या होगी मित्रों? छोटी। रात की अवधि क्या होगी मित्रों? छोटी होगी। इसका मतलब यह हुआ कि 21 जून को, कितनी तारीख को? 21 जून को। बहुत प्यारा कंसेप्ट है ये, बहुत शानदार कंसेप्ट है। और इसी से आप किसी भी गोलार्ध की या किसी भी स्थान की जलवायु का निर्धारण कर सकते हो। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में तापमान अधिक होगा, दिन की अवधि लंबी होगी, रात की अवधि छोटी होगी। और ये तो आपने महसूस भी किया होगा कि गर्मी के दिनों में दिन बड़े लंबे होते हैं और रातें बड़ी छोटी होती है। जैसा कि इस समय आप देख लो कि दिन बड़े हैं और रातें क्या हैं? छोटी हो रही है। ठीक इसके विपरीत उत्तरी गोलार्ध के बाद हम बात करेंगे कौन से गोलार्ध की? दक्षिणी गोलार्ध की। और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य मकर रेखा पर
कितनी तारीख को पहुंच रहा है? 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर की इस स्थिति को क्या कहा जाएगा? मकर संक्रांति। क्या कहा जाएगा? मकर संक्रांति। अब सूर्य उत्तरी गोलार्ध की बजाय किस में आ गया? दक्षिणी गोलार्ध में। चूंकि दक्षिणी गोलार्ध में आते ही इस कंडीशन को कहा जाएगा दक्षिणायन। कौन सी कंडीशन कहा जाएगा? दक्षिणायन। जबकि पहले की जो कंडीशन पढ़ी थी हमने, वो कंडीशन कौन सी पढ़ी थी हमने? उत्तरायण। कौन सी कंडीशन पढ़ी थी? उत्तरायण। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? दक्षिणायन की। दक्षिणायन का मतलब कौन से गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध में। कौन सी रेखा के ऊपर? मकर रेखा के ऊपर। और कितनी तारीख को? 22 दिसंबर को। और इसका इफेक्ट भी क्या होगा? इसका इफेक्ट भी बिल्कुल सिंपल है, जैसा कि आप पहले ही देख चुके हो कि इसके अंदर तापमान, और तापमान क्या होगा? अधिक। तापमान क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है। दिन की अवधि, और दिन की अवधि भी इसके अंदर क्या रहेगी? लंबी। दक्षिणी गोलार्ध में दिन क्या होंगे? लंबे होंगे। और रात की जो अवधि है वो भी क्या होगी? छोटी। रात की अवधि क्या होगी? छोटी होगी। अर्थात 22 दिसंबर को, मित्रों ध्यान रखना, जो कंडीशन उत्तरी गोलार्ध में थी वही कंडीशन कौन से गोलार्ध में होगी? दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को तापमान अधिक होगा, दिन की अवधि लंबी होगी और रात छोटी होगी। ठीक इसके विपरीत इसी 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या कंडीशन होगी? तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध की अगर कंडीशन देखें तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलेगी आपको। मित्रों इस कंडीशन को देखोगे आप, ये कंडीशन मिलेगी ठीक दक्षिणी गोलार्ध का क्या होगा? विपरीत। अर्थात तापमान की बात करें तो तापमान क्या होगा? कम। तापमान क्या होगा? कम होगा। तापमान यहां कम हो जाएगा। कितनी तारीख को हो जाएगा? 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को यहां तापमान कम रहेगा, और जब तापमान कम रहेगा तो दिन की अवधि, और दिन की अवधि क्या रहेगी? छोटी। दिन की अवधि क्या रहेगी? छोटी रहेगी। ठीक है। और रात की अवधि, और रात की अवधि क्या हो जाएगी? लंबी। रात की अवधि क्या हो जाएगी? लंबी। चूंकि यहां पर जो ऋतु होगी वो ऋतु कौन सी ऋतु होगी? शीत ऋतु। कौन सी ऋतु हो जाएगी? शीत ऋतु यहां पर होगी। जबकि इस समय जब 21 जून की बात थी तो 21 जून को जो यहां ऋतु थी वो ऋतु कौन सी थी? ग्रीष्म ऋतु। कौन सी ऋतु थी? ग्रीष्म ऋतु। और इस तरीके से उत्तरी गोलार्ध में एक वर्ष के अंदर दो स्थितियों का निर्धारण हो गया है। एक स्थिति तो हो गई ग्रीष्म ऋतु की, और एक स्थिति हो गई हमारी कौन सी ऋतु की? शीत ऋतु की स्थिति हो गई है। और राजस्थान अक्षांशों के अनुसार कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में स्थित है राजस्थान? उत्तरी गोलार्ध के अंदर। ये राजस्थान की स्थिति है हमारी। और जब राजस्थान की इस स्थिति को हम देखते हैं तो राजस्थान कौन से गोलार्ध के अंदर स्थित है? उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित होने के कारण, उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित होने के कारण राजस्थान का सबसे लंबा दिन, तो राजस्थान का सबसे लंबा दिन किस तारीख को होगा मित्रों? राजस्थान का सबसे लंबा दिन होगा 21 जून। राजस्थान का सबसे लंबा दिन कब होगा? 21 जून को। तो राजस्थान का सबसे लंबा दिन या बड़ा दिन कितनी तारीख को होता है? 21 जून को। जबकि राजस्थान की सबसे छोटी रात, तो राजस्थान की सबसे छोटी जो रात होगी वो छोटी रात भी कितनी तारीख को ही होगी? 21 जून को। क्योंकि 21 जून के अंदर सूर्य की
किरणों का प्रभाव ज्यादा है तो दिन लंबा रहेगा, दिन की अवधि ज्यादा रहेगी और रात की अवधि क्या रहेगी, कम रहेगी। तो जिस दिन दिन लंबा होगा उसी दिन रात क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी इसके अंदर। और जब बात करें हम राजस्थान का सबसे छोटा दिन, तो राजस्थान का सबसे छोटा दिन होगा, यहां हम इसमें बात कर रहे हैं राजस्थान का सबसे छोटा दिन। और राजस्थान का सबसे छोटा दिन मित्रों आप जानते हो कितनी तारीख को होगा, 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को सूर्य कौन से गोलार्ध के अंदर होता है, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। इसीलिए सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध को क्या मिलेगा, कम मिलेगा। इसीलिए राजस्थान का सबसे छोटा दिन कितनी तारीख को होगा, 22 दिसंबर को। जबकि सबसे बड़ी रात और सबसे बड़ी जो रात होगी राजस्थान की, वो सबसे बड़ी रात होगी 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को राजस्थान की सबसे बड़ी क्या होगी, रात होगी। और मैं अगर बात करूं कि 21 जून को ही राजस्थान का सबसे क्या होगा, गर्म दिन। सबसे गर्म दिन कब होगा, 21 जून को। और राजस्थान में सबसे ठंडा जो दिन होगा वो सबसे ठंडा दिन कब होगा, 22 दिसंबर को। ये सबसे ठंडा दिन इस समय हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जलवायु के आधार पर राजस्थान के कंसेप्टों को निकाला है, अक्षांशों से हमने जलवायु का निर्धारण किया है। तो यहां पर दो कंडीशन हमने पढ़ ली है, एक कर्क संक्रांति और दूसरी मकर संक्रांति। कर्क संक्रांति कितनी तारीख को, 21 जून को। 21 जून को सूर्य कौन सी रेखा पर, कर्क रेखा पर। इसलिए उत्तरी गोलार्ध में तापमान क्या होगा, ज्यादा। दिन की अवधि क्या होगी, लंबी। रात की अवधि क्या होगी, छोटी। और उस समय वहां कौन सी ऋतु होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। ठीक इसके विपरीत 22 दिसंबर को सूर्य कहां होगा, मकर रेखा पर। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में तापमान क्या रहेगा, ज्यादा। दिन की अवधि भी क्या रहेगी, लंबी रहेगी। और रात क्या रहेगी, छोटी रहेगी। लेकिन 22 दिसंबर को ही उत्तरी गोलार्ध के अंदर तापमान क्या होगा, कम होगा। चूंकि इस समय सूर्य कौन से गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में। कौन सी रेखा पर है, मकर रेखा पर है। तो तापमान क्या रहेगा, उत्तरी गोलार्ध में कम। दिन की अवधि क्या रहेगी, छोटी रहेगी। रात की अवधि क्या रहेगी, लंबी रहेगी। और इस तरीके से इस आधार पर हमने निकाला राजस्थान का सबसे लंबा दिन। तो राजस्थान का सबसे लंबा दिन कब हुआ, 21 जून। सबसे गर्म दिन भी कब होगा, 21 जून। राजस्थान की सबसे छोटी रात कब होगी, 21 जून। क्योंकि जिस दिन दिन लंबा होगा, दिन की अवधि ज्यादा रहेगी, उसी दिन रात क्या रहेगी, छोटी। मित्रों ध्यान रहे, दिन रात की अवधि तो पृथ्वी पर 24 घंटे की होती है। केवल फर्क जो होता है वो सूर्य के प्रकाश का होता है। अगर किसी स्थान के सापेक्ष सूर्य है तो वहां दिन की अवधि लंबी होगी और रात की अवधि छोटी होगी। ठीक है, जैसा कि आपने इसके अंदर ही देखा है। राजस्थान का सबसे छोटा दिन कब हो जाएगा, 22 दिसंबर को। राजस्थान की सबसे बड़ी रात कब होगी, 22 दिसंबर को। और इस तरीके से हमने जलवायु का निर्धारण राजस्थान के अंदर ही किया है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप अपनी कॉपी के अंदर फिर इसको बाद में उतार लेना। हालांकि बाद में पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो हमारे इंस्टीट्यूशन के माध्यम से जो डायरेक्शन होंगे उसके अकॉर्डिंग। एक बार आप यहां पर इसका स्क्रीनशॉट लेकर के और फिर इसको उतार लेना। और यहां पर हमारी जलवायु का निर्धारण पूर्ण हो चुका है। तो इस तरीके से राजस्थान की जलवायु का निर्धारण किया गया है। आपने बड़ा दिन पढ़ा, आपने छोटा दिन पढ़ा, लंबी रात पढ़ी, बड़ी रात पढ़ी, छोटी रात पढ़ी। आपने इसके अंदर गर्म और ठंडे के रूप में देखा और इस तरीके से ये कंडीशन हमने इसके अंदर देखी है। लेकिन मित्रों इस एक वर्ष में सूर्य दो बार, एक बार उत्तरी गोलार्ध में, एक बार दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कर्क रेखा पर और मकर रेखा। और जब कर्क रेखा पर है और वो मकर रेखा पर आएगा तो निश्चित है
उसको कौन सी रेखा को पार करना पड़ेगा? भूमध्य रेखा को। कौन सी रेखा को पार करना पड़ेगा? भूमध्य रेखा को। इस रेखा को कहते हैं इक्वेटोर। कौन से कहते हैं इसको? इक्वेटोर। तो ये इक्वेटोर लाइन है, इक्वेटोर कह दो, भूमध्य रेखा कह दो, विषुवत रेखा आप इसको कह सकते हो। और इस इक्वेटोर को हमारा सूर्य, हमारा जो सूर्य है वो इस पर इफेक्ट डालेगा। एक बार उत्तरायण से दक्षिणायन में डालेगा, एक बार दक्षिणायन से उत्तरायण में डालेगा। और जब सूर्य इस इक्वेटोर पर होगा, यहां पर इस स्थिति को अगर हम देखें और इस स्थिति पर अगर सूर्य होगा तो पूरी पृथ्वी पर दिन रात की अवधि क्या होगी? समान होगी। पूरी पृथ्वी पर दिन रात की अवधि क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। ठीक है, तो दिन रात की अवधि क्या होती है? समान होती है। और दिन रात की अवधि किस पर समान होगी? इक्वेटोर पर समान होगी, भूमध्य रेखा के ऊपर समान होगी। क्योंकि यहां से उत्तरी गोलार्ध को भी उतना ही तापमान मिलेगा और दक्षिणी गोलार्ध को भी उतना ही तापमान मिलेगा। और ये स्थिति होती है 21 मार्च और 23 सितंबर। कब होती है? 21 मार्च और 23 सितंबर को। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात की अवधि क्या होती है? समान। और ये दिन रात की अवधि जब समान होती है तो इस दिन रात की अवधि के समान होने को क्या कहते हैं? विषुव। क्या कहते हैं इसको? विषुव। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एक्विनॉक्स। क्या कहते हैं इसको? एक्विनॉक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसको एक्विनॉक्स कहते हैं और एक्विनॉक्स के बारे में हमको इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो एक एक्विनॉक्स के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। और एक्विनॉक्स किस तरीके से इसके अंदर बनेगा, एक्विनॉक्स का निर्धारण कैसे होगा, ये तो आपने स्क्रीनशॉट पहले ले लिया होगा। एक बार फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चूंकि इसके अंदर विषुव की कंडीशंस बनी है। और विषुव की कंडीशंस होती है पृथ्वी पर दिन रात की अवधि का समान होना। और दिन रात की अवधि कितनी कितनी तारीख को समान होगी पृथ्वी पर? एक तो कब होगी? 21 मार्च। और एक कब होगी? 23 सितंबर। तो 21 मार्च। और ये आपने देखा भी होगा, हम ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इस सब्जेक्ट के अंदर हमें जो हमारे परिवेश के अंदर है उस परिवेश का अध्ययन हम इसके अंदर करते हैं। जो घट रहा है, जो हो रहा है, जिसका आभास हम कर रहे हैं, वही चीज ज्योग्राफी में होती है। तो ज्योग्राफी बड़ी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और इसीलिए जो हमारे समाज के अंदर हो रहा है, पृथ्वी पर जो हो रहा है, उसको हम जोड़ करके इसमें पढ़ें तो काफ़ी आसानी रहेगी। क्योंकि 21 मार्च और 23 सितंबर को आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ दिन और रात लगभग समान दिखाई देते हैं। ना तो हमको दिन की अवधि ज़्यादा होती है और ना हमारे यहाँ रात की अवधि छोटी होती है। लगभग दिन रात दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। मैं एक बार आपको इस एक्विनॉक्स के बारे में बताता हूँ, विषुव के बारे में बताता हूँ कि विषुव क्या होते हैं और विषुव का निर्धारण किस तरह से किया जाता है। तो विषुव का निर्धारण क्या होगा, विषुव कैसे बनेंगे, इसके बारे में मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। कैसे विषुव होते हैं, विषुव किस रूप में गिने जाएंगे। तो जब हम विषुव की बात करें तो देखिए मित्रों, इस विषुव की कंडीशन में हम पैरेलल इन दो लाइन को लेते हैं और जब पैरेलल इन दोनों लाइनों को लेते हैं हम, तो ये हमारा गोलार्ध है कौन सा? उत्तरी गोलार्ध। इसको हम कौन सा गोलार्ध कहेंगे? उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे वाला गोलार्ध है हमारा, इस गोलार्ध को हम कौन सा गोलार्ध कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध कहेंगे? दक्षिणी गोलार्ध। और स्थिति हमको पढ़नी है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य कब होता है? 21 जून को। कब होता है? 21 जून को। और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं? उत्तरायण। क्या कहते हैं इसको? उत्तरायण कहते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य कब होता है? तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य होता है
22 दिसंबर को। और इस स्थिति को मित्रों हम क्या कहते हैं? दक्षिणायन। क्या कहते हैं इसको? दक्षिणायन। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है वही चीजें सेम। अब आप देखो 21 जून और 22 दिसंबर, यहां पर दो स्थितियां हो गई हमारे पास, और एक कंडीशन तो ये बनेगी और दूसरी कंडीशन जब हम देखेंगे तो दूसरी कंडीशन हमारे पास ये है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उत्तरायण से दक्षिणायन, अर्थात सूर्य जो है, सूर्य उत्तरायण से किस ओर जा रहा है? दक्षिणायन जा रहा है। ये एरो देखो आप, ये कंडीशन हो रही है सूर्य की उत्तरायण से दक्षिणायन। और जब उत्तरायण से दक्षिणायन होगी 21 जून से किसके बीच में? 22 दिसंबर के बीच में। तो इसके बीच में जो तारीख आएगी वो तारीख आएगी कितनी? 23 सितंबर। कौन सी आएगी ये? 23 सितंबर होगी। और जब हमें 22 दिसंबर से 21 जून के बीच वाली बात करें, और जब 22 दिसंबर से 21 जून के बीच वाली बात करेंगे तो इसके अंदर ये कंडीशंस बनेगी, ये कंडीशंस बन रही है। और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं यहाँ जो तारीख आएगी आपकी वो कितनी तारीख आएगी? 21 मार्च। इसका मतलब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन, तो उत्तरायण से दक्षिणायन होगा तो कितनी तारीख को सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर होगा? भूमध्य रेखा के ऊपर होगा 23 सितंबर को। जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण जाएगा तो कितनी तारीख को आएगा? 21 मार्च को आएगा। कौन सी रेखा पर आएगा? भूमध्य। कौन सी रेखा पर आ जाएगा? ये भूमध्य रेखा है, तो इस भूमध्य रेखा के ऊपर ये होगा। और जब सूर्य 21 जून से 22 दिसंबर को उत्तरायण से दक्षिणायन होता है तो 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध के अंदर, कौन से गोलार्ध के अंदर? उत्तरी गोलार्ध के अंदर। तो उत्तरी गोलार्ध में इस स्थिति को कौन सा विषुव होता है? शरद विषुव। कौन सा विषुव होता है ये? शरद विषुव। ये कंडीशन होती है विषुव की। यहां हम विषुव पढ़ रहे हैं जिसको हम कहते हैं एक्विनॉक्स। क्या कहते हैं हम इसको? एक्विनॉक्स। तो ये एक्विनॉक्स है। तो जब उत्तरायण से दक्षिणायन जाएंगे तो उत्तरायण से दक्षिणायन के समय क्या होगा? शरद विषुव। कौन से गोलार्ध में होगा? उत्तरी गोलार्ध में। मित्रों हम यहां केवल उत्तरी गोलार्ध की ही बात करेंगे। उत्तरी गोलार्ध की ही बात क्यों करेंगे? चूंकि राजस्थान अक्षांशों की दृष्टि से कौन से गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध के अंदर स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध में 23 सितंबर को कौन सा विषुव होगा? शरद विषुव। और जब बात करें 21 मार्च की तो 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध के अंदर कौन सा विषुव होगा? बसंत विषुव। कौन सा विषुव होगा? बसंत विषुव होगा। कौन सा विषुव होगा? बसंत विषुव होगा। तो इसका मतलब दो कंसेप्ट आपके पास निकल करके आ गए। नंबर एक, चाहे सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन हो या दक्षिणायन से उत्तरायण हो, इस स्थिति में उसको कौन सी रेखा को पार करना पड़ेगा? भूमध्य रेखा को पार करना पड़ेगा। और एक वर्ष में भूमध्य रेखा पर वो दो स्थितियों को प्रदर्शित करेगा। तो इसका मतलब जो दिन रात की अवधि समान होगी, जो विषुव बनेंगे वो विषुव एक वर्ष के अंदर कितने बनेंगे? दो बनेंगे। कितने बनेंगे? दो। एक विषुव तो कौन सा हो जाएगा? शरद विषुव। और दूसरा विषुव कौन सा हो जाएगा? बसंत विषुव। शरद विषुव कब बनेगा? उत्तरायण से दक्षिणायन। तो यहां दोनों कंडीशन हमारी क्लियर हो गई है। नंबर एक, पहली कंडीशन जो है वो है उत्तरायण से दक्षिणायन, और उत्तरायण से दक्षिणायन में कौन सा विषुव हो जाएगा? शरद विषुव। कौन सा विषुव हो जाएगा? शरद विषुव। कौन से गोलार्ध के अंदर? उत्तरी
गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध के अंदर? उत्तरी गोलार्ध में। और दूसरी जो कंडीशन निकल करके आई, दूसरी आई हमारी दक्षिणायन से उत्तरायण। दक्षिणायन से कौन सी निकल करके आएगी? उत्तरायण। और इस विषु को हम कौन सा विषु कहेंगे? बसंत विषु। कौन सा विषु कहेंगे? बसंत विषु। तो मित्रों यहां से आपको क्लियर हो गया होगा कि उत्तरी गोलार्ध में एक वर्ष में कितने विषु होते हैं? 2 विषु होते हैं, एक शरद विषु और एक बसंत विषु। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सा विषु होगा? शरद विषु। और 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में कौन सा विषु होगा? बसंत विषु। और ये तो बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत साधारण चीज है। अगर आपको इस तरीके से विषु याद नहीं रहे तो आप अपने अनुसार देख लेना। हमारे यहाँ फरवरी मार्च के लगभग बसंत ऋतु का समय होता है और हमारे यहाँ सितंबर अक्टूबर के लगभग शरद ऋतु का समय होता है। ठीक है, तो इस तरीके से उत्तरी गोलार्ध में ये 2 विषु की कंडीशंस हो जाएगी और इन दोनों विषु को हम इस तरीके से निर्धारित कर दी हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यहाँ से राजस्थान की जो जलवायु है उसको हम अक्षांशों के माध्यम से पढ़ चुके हैं। अक्षांशों का इंपॉर्टेंस क्लाइमेट के अंदर होता है और क्लाइमेट इस तरीके से निर्धारित किए जाते हैं। एक वर्ष में दोनों विषु की कंडीशन हमने, तो उत्तरी गोलार्ध में भी 2 ही विषु होंगे और दक्षिणी गोलार्ध में भी कितने विषु होंगे? 2 ही विषु इसके अंदर होंगे। तो यहां से हमने इसकी स्टडी कर ली है विषु के रूप में। अब मैंने आपको बताया था कि अक्षांश 2 रूपों में उपयोगी होते हैं। नंबर 1, या तो जलवायु का निर्धारण या किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण। और जलवायु का निर्धारण तो राजस्थान में आप पढ़ ही चुके हो। सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा दिन, सबसे बड़ी रात, सबसे छोटी रात, आप इसके अंदर पढ़ चुके हो। अब राजस्थान की स्थिति देखोगे, लोकेशन देखोगे आप, राजस्थान की लोकेशन क्या है और राजस्थान की लोकेशन अपने को इसके अंदर देखनी है। तो हम अक्षांशों के अनुसार ही स्थिति का निर्धारण करेंगे और अक्षांशों के अनुसार स्थिति का निर्धारण किस तरीके से किया जाता है वो आपको इसमें देखना है। हम राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति पढ़ रहे हैं। एक बात बता दूं मित्रों आपको, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स है, बेस साथ में होना बहुत जरूरी है। अगर आपका बेस मजबूत है, आपको उस विषय के बारे में थोड़ी जानकारी हो गई है, तो फिर आप क्वेश्चन को हल करने में बड़ा सहज और आसान महसूस करोगे। ज्योग्राफी में कनेक्टिविटी चलती है। ये नहीं है कि साहब राजस्थान की डायरेक्ट अक्षांशीय स्थिति बता दी, कि साहब राजस्थान की देशांतरीय स्थिति का निर्धारण कर दिया कि इतने डिग्री से चालू हुआ और इतने डिग्री पर समाप्त हुआ। पहले अपना बेस मजबूत करें। सबसे मोस्टली बात होती है, कंसेप्ट डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट आपको बनाना आना चाहिए। आपको सीखना है कैसे क्वेश्चन आता है, कैसे उसको सोल्व किया जा सकता है, कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है और उस क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व कर सकते हो। ज्योग्राफी में एक ही क्वेश्चन में 2-2 क्वेश्चनों की कनेक्टिविटी कर देता है, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, इसीलिए जड़ से आप जब उसको पढ़ोगे तो वो आपका बहुत ही अच्छा तैयारी हो जाएगा। अब मैं आपको राजस्थान की स्थिति के बारे में यहाँ बताता हूँ कि राजस्थान की स्थिति किस तरीके से अक्षांशों के अनुसार निर्धारित की गई है। इसको हम कहेंगे राजस्थान लोकेशन। क्या कहेंगे हम इसको? राजस्थान लोकेशन। राजस्थान की लोकेशन के रूप में हम इसको पढ़ेंगे। और जब राजस्थान की लोकेशन पढ़े तो आप डायरेक्टली राजस्थान की लोकेशन मत पढ़ो, आप सबसे पहले इसको ग्लोब के संदर्भ में देखिए। विश्व में हमारी स्थिति क्या है, राजस्थान वर्ल्ड के अंदर किस रूप में है। तो सबसे पहले आप इसको देखोगे विश्व में राजस्थान। विश्व में राजस्थान, तो विश्व में राजस्थान किस तरीके से है? वर्ल्ड के अंदर
राजस्थान इन वर्ड, तो राजस्थान वर्ड के अंदर किस तरीके से होगा, और राजस्थान को जब आप वर्ड के अंदर पढ़ोगे, तो राजस्थान को वर्ड के अंदर पढ़ोगे तो आपको एक डायग्राम इसके अंदर समझना होगा। वही आपका अक्षांश और देशांतरों से रिलेटेड कंसेप्ट है। ये वाली जो रेखा थी आपकी, ये वाली रेखा कौन सी थी, 0 डिग्री अक्षांश। तो 0 डिग्री अक्षांश को आपने कौन सी रेखा कहा, भूमध्य या विषुवत रेखा। और भूमध्य अर्थात पृथ्वी के बीच में, तो इसने पृथ्वी के कितने बराबर भाग कर दिए, 2। 0 डिग्री से ऊपर के भाग को, तो 0 डिग्री से ऊपर के भाग को आपने कौन सा गोलार्ध कह दिया, उत्तरी गोलार्ध। और 0 डिग्री से नीचे के भाग को, और 0 डिग्री से नीचे के भाग को कौन सा गोलार्ध कह दिया, दक्षिणी गोलार्ध। तो अक्षांशों के अनुसार पृथ्वी पर कितने गोलार्ध हुए, 2। एक गोलार्ध तो कौन सा हुआ, उत्तरी गोलार्ध, एक गोलार्ध कौन सा हुआ, दक्षिणी गोलार्ध। देशांतरों के आधार पर ये जो रेखा देख रहे हो आप, इस रेखा को कहते हैं 0 डिग्री देशांतर। कौन सी कहते हैं इसको, 0 डिग्री देशांतर। और ये 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है आपकी, इस रेखा को हम कहते हैं ग्रीनविच। तो 0 डिग्री अक्षांश भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है, और 0 डिग्री देशांतर भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों के अंदर बांट रही है। लेकिन मित्रों, इनके बांटने का अंतर क्या है, 0 डिग्री अक्षांश क्षैतिजीय रूप में अर्थात आडी, और 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को लंबवत रूप में अर्थात खड़े रूप के अंदर इसको बांट रही है। तो इस तरीके से अक्षांशों से कितने गोलार्धों का निर्धारण हुआ, 2। एक तो कौन सा हो गया, उत्तरी गोलार्ध, एक कौन सा हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। अब देशांतरों से कितने गोलार्धों का निर्धारण होगा, तो इससे भी 2 गोलार्धों का निर्धारण होगा। एक गोलार्ध आपका कौन सा बन जाएगा, पूर्वी गोलार्ध, और एक गोलार्ध आपका कौन सा बन जाएगा, पश्चिमी गोलार्ध। और इस तरीके से ग्लोब कितने गोलार्धों के अंदर विभाजित किया गया है, 4। अर्थात पृथ्वी पर कुल गोलार्धों की संख्या कितनी बन गई, 4। 2 अक्षांश के, 2 देशांतर की। अक्षांश के अनुसार उत्तरी और दक्षिणी, और देशांतर के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध। इस तरीके से इनका निर्धारण हो गया। अब राजस्थान की स्थिति को आप कैसे देखोगी, तो राजस्थान की जब स्थिति को हम देखेंगे तो राजस्थान अक्षांशों के अनुसार तो कौन से गोलार्ध में होगा, उत्तरी गोलार्ध में। चूंकि राजस्थान की स्थिति ये है, ये हमारा राजस्थान है, और जब राजस्थान को हम इसमें देखते हैं, ये हमारे राजस्थान की स्थिति है, और जब राजस्थान को हम इसके अंदर देखते हैं तो राजस्थान अक्षांश की दृष्टि से तो कौन से गोलार्ध में हो गया, उत्तरी गोलार्ध के अंदर, और देशांतर की दृष्टि से कौन से गोलार्ध में हो गया, पूर्वी गोलार्ध में। तो यहां हम कहेंगे कि अक्षांशों की दृष्टि से तो हमारा राजस्थान कौन से गोलार्ध में हो गया, राजस्थान की स्थिति हो गई उत्तरी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में हो गई, उत्तरी गोलार्ध के अंदर। कौन से गोलार्ध में हो जाएगी, उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर की दृष्टि से, और देशांतर की दृष्टि से राजस्थान जो है वो राजस्थान की स्थिति हो जाएगी देशांतर की दृष्टि से कौन से गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। तो यहां 2 तरीके के कंसेप्ट निकल करके आ गए। नंबर 1, अक्षांशों के अनुसार तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में हुआ, उत्तरी गोलार्ध में, और देशांतरों के अनुसार कौन से गोलार्ध में हुआ, पूर्वी गोलार्ध के अंदर। और जब संयुक्त रूप से बात की जाएगी, क्योंकि लोकेशन जो होती है, स्थिति जो होती है, वो अक्षांशों से भी निर्धारित की जाती है और देशांतरों से भी निर्धारित की जाती है। मित्रों, मैंने आपको कल पिछली क्लास में बताया था कि सेकेंड ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि स्थिति का निर्धारण, तो स्थिति का निर्धारण दोनों से ही होता है, अक्षांश से भी स्थिति का निर्धारण होगा और देशांतर से भी स्थिति का निर्धारण होगा। तो इसलिए दोनों का संयुक्त कंसेप्ट जब निकलेगा तो अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध,
और जब हम मूल स्थिति की बात करेंगे कि राजस्थान ग्लोब के ऊपर कौन से गोलार्ध में स्थित होगा, तो राजस्थान की विश्व में या ग्लोब के ऊपर जो स्थिति होगी वो स्थिति होगी हमारी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कौन सी हो जाएगी? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कौन सी स्थिति हो जाएगी? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। और ये हमारा कंसेप्ट निकल करके आ गया यहां से। तो राजस्थान वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में, विश्व के परिप्रेक्ष्य में कौन से गोलार्ध के अंदर स्थित है मित्रों? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंदर स्थित है। अगर केवल अक्षांशों के आधार पर पूछ लिया जाए तो उत्तरी गोलार्ध, केवल देशांतरों के आधार पर पूछ लिया जाए तो पूर्वी गोलार्ध, और अक्षांश और देशांतर यानी ग्लोब पर पृथ्वी की स्थिति, तो ग्लोब पर पृथ्वी की स्थिति कौन सी होगी? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो याद रहे, अगर आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आ जाता है कि राजस्थान की विश्व के परिप्रेक्ष्य में क्या स्थिति है, तो राजस्थान की विश्व के परिप्रेक्ष्य में स्थिति होगी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। कौन सी होगी? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित हो जाएगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में हमारी स्थिति आई है, वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में हमारी स्थिति बनेगी। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब इसके बाद हम राजस्थान की स्थिति की बात करेंगे एशिया के संदर्भ में। चूंकि ग्लोब के ऊपर जो राजस्थान है वो कौन से महाद्वीप के अंदर है? एशिया। कौन से महाद्वीप के अंदर है? एशिया महाद्वीप के अंदर है। तो हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप के अंदर इसकी स्थिति। और जब एशिया महाद्वीप में इसकी स्थिति देखेंगे तो एशिया महाद्वीप में आपको इसकी स्थिति देखनी है। अब लोकेशन इन एशिया, राजस्थान की एशिया के अंदर स्थिति। तो राजस्थान की एशिया के अंदर स्थिति देखेंगे, एशिया में राजस्थान। और जब एशिया में राजस्थान की बात करें तो एशिया में राजस्थान किस रूप में होगा वो हम देखते हैं। ये एशिया का मानचित्र है, ये जो डायग्राम देख रहे हो आप, ये डायग्राम एशिया का डायग्राम है, एशिया की स्थिति है। इस स्थिति को हम एशिया की स्थिति कहेंगे। और जब एशिया को विभाजित करें तो ये वाली जो लाइन है ये एशिया की है, इसको हम कहेंगे पश्चिमी एशिया, वेस्टर्न एशिया। इसको हम कहेंगे ईस्टर्न एशिया अर्थात पूर्वी एशिया। और इसका जब डिवाइडेशन करेंगे तो ये हो जाएगा नॉर्थ एशिया और ये बन जाएगा साउथ एशिया। तो ये उत्तरी एशिया और ये दक्षिणी एशिया इसके अंदर बनेगा, ये पूर्वी और ये पश्चिमी। अब भारत कौन से एशिया के अंदर आएगा? तो भारत कौन से एशिया में आएगा? दक्षिणी एशिया के अंदर। और भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ है? तो ये जो स्थिति देख रहे हो आप, ये स्थिति किसकी है? राजस्थान। किसकी स्थिति है? राजस्थान की। तो इस तरीके से राजस्थान एशिया के संदर्भ में कौन से भाग में होगा? ये दक्षिण और ये पश्चिम। तो हमारी स्थिति ये बीच वाली स्थिति बन करके आ गई, ये वाली स्थिति आ गई। और इस स्थिति को हम कहेंगे दक्षिण पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा कह देंगे इसको? दक्षिण पश्चिम दिशा। कौन से एशिया के अंदर? दक्षिण एशिया में। तो दक्षिण एशिया के कौन से भाग में राजस्थान स्थित होगा? दक्षिण पश्चिम भाग में। कौन से भाग के अंदर होगा? दक्षिण पश्चिम में। भारत दक्षिण एशिया का देश है और दक्षिण एशिया में राजस्थान की जो स्थिति होगी, राजस्थान की स्थिति होगी दक्षिण पश्चिम। ये राजस्थान की स्थिति बनकर के आ जाएगी। किसके संदर्भ में है ये संदर्भ है किसका? एशिया का संदर्भ है। तो याद रहे, एशिया में राजस्थान कौन सी दिशा के अंदर स्थित हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम एशिया में। यहां से हमने दो कंसेप्ट निकाल लिए, विश्व में उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में और एशिया के अंदर
दक्षिण एशिया के दक्षिण पश्चिमी भाग के अंदर हमारा एशिया स्थित है, हमारा राजस्थान स्थित है। दक्षिण पश्चिम भाग के अंदर दक्षिण एशिया में राजस्थान की स्थिति होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अब आगे की जो बात है राजस्थान की वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप घर पर रहो, पूरे सरकार के नियमों का पालन करो और जीवन में कुछ नई आदतों को ढाल लो, क्योंकि इस बीमारी से हमको लंबी लड़ाई लड़नी है। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक आपको सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजिंग और मास्क, इन तीनों चीज़ों को अपने जीवन का अहम पक्ष बनाना पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।